हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब के एडुविप्रा चैनल में मैं दीपक कुमार सुशील आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आप सभी अभ्यर्थियों जो अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट 2020 जून की परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सक्रियता से दिन रात कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, उन सबों की तैयारी को एक संपूर्ण आकार देने के उद्देश्य से जो प्रश्न श्रृंखला आरंभ किया है उसका दूसरा पार्ट आज हम लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय दार्शनिकों का शिक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफर इन एजुकेशन। तो इस टॉपिक पर, इस विषय वस्तु पर आज हम लोग इस सेक्शन से जो 30 बेस्ट प्रश्न हो सकते हैं, जो सबसे 30 बेहतर प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने तैयार करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह आपके सफलता का जरूर सहगामी सिद्ध होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि इस चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पहले। और फिर चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय यह धार्मिकता है तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ। उपरोक्त कथन किस भारतीय दार्शनिक का है? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी गांधी जी, सी टैगोर, डी श्री अरविंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी स्वामी विवेकानंद का यह प्रसिद्ध लोकप्रिय कथन है कि हमेशा कर्तव्य पथ पर निर्भीक रहकर, अविचल रहकर, अडिग रहकर अग्रसर होते रहना चाहिए, एक वीर की भांति। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन है ए पूर्णत्व को प्राप्त करना, बी शारीरिक एवं मानसिक विकास, सी नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात विकल्प डी इसका सही उत्तर है। यानी स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के बारे में जो प्रमुख उद्देश्य निकल कर सामने आते हैं वह अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, शारीरिक एवं मानसिक विकास, धार्मिक विकास, विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य, चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, व्यवसायिक क्षमता का विकास, आत्मनिर्भरता कायम करने जैसी बातें स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के प्रमुख तत्व रहे हैं। तो ये उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गुरु शिष्य अति घनिष्ठ संबंध किस आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति में देखा जाता है? यानी गुरु शिष्य की जो परंपरा भारत में सदियों से चली आई है वह किस आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति का हिस्सा है? ऑप्शन है ए प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति में, बी आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षण में, सी ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति में गुरु शिष्य के मध्य जो अति घनिष्ठ संबंध रहा है, लोग गुरु के आश्रम में रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे और गृहस्थ का त्याग करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य जाया करते थे। तो वो परंपरा वर्तमान शिक्षा पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक विशेषताओं में कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन है ए
चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना। बी, मन को केंद्रीकरण द्वारा विकसित करना। सी, व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, रचनात्मक कार्यों द्वारा ज्ञान अर्जित करना। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी उनकी आध्यात्मिक विशेषताओं में चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना है, अर्थात हमारा जो मन है उसमें जो बातें उपजती हैं, जो विचलन होता है, उसे योग द्वारा शांत करना है। मन को केंद्रीकृत रखना है, स्थिर रखना है और तमाम तरह के व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श और रचनात्मक कार्यों में अपने आप को संलग्न रखते हुए ज्ञान अर्जित करना है। ये सभी उनकी शिक्षा की आध्यात्मिक विशेषताएं रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कथन ए और आर दिया हुआ है जिसके बारे में आपको विचार करना है। कथन ए है, टैगोर प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे। और कारण आर में है, तत्कालीन शिक्षा समय से पूर्व ही बालक को प्रकृति से अलग कर कक्षा की चार दीवारी तथा आगे चलकर फैक्ट्री में बंद कर देती है। तो यहाँ कोट का जो ऑप्शन है वो देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ये सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप इसको विचार करें कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। ऑप्शन है, मातृभाषा में शिक्षा हो। बी, प्रकृति की गोद में शिक्षा। सी, रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। डी, ये सभी। तो आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी मातृभाषा में शिक्षा, प्रकृति की गोद में शिक्षा और रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये सभी टैगोर की जो शिक्षा पद्धति है उसकी विशेषताएं रही हैं। और टैगोर के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लें कि उन्होंने कि वो प्रमुख रूप से आदर्शवादी थे और उनका वो सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि उनका वो व्यवहारिक विचारधारा का भी समर्थन करते थे। उनका यह मानना था कि व्यक्ति विश्व में रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और प्रकृतिवादी विचारधारा से वो काफ़ी प्रभावित थे। वे प्रकृति के उपासक थे। वो प्रकृति को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे और उनका कहना था, उनकी यह धारणा थी कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। तो ये उनके शैक्षिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टैगोर के शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। ऑप्शन है, ए, सामाजिक संबंध को प्रोत्साहन। ऑप्शन बी, समाज सेवा तथा स्वशासन की भावना का विकास। सी, स्वदेशी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं टैगोर के संदर्भ में कि उन्होंने सामाजिक संबंधों को भी प्रोत्साहित किया, समाज सेवा और स्वशासन की भावना को उस दौर में विकसित करने का भी प्रयत्न किया। स्वदेशी शिक्षा ही यहाँ की राष्ट्रीय जो शिक्षा प्रणाली भविष्य में विकसित हो, उसका स्वदेशी शिक्षा उसका आधार बने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का। तो ये सारे जो विचार हैं वो टैगोर के शिक्षा दर्शन के संदर्भ में
मेल खाते हैं और स्वतंत्रता, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, सामाजिकता, ये सभी उनके विचारधारा के आदर्श में सम्मिलित रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री अरविंदो एक आदर्शवादी थे जिनके शिक्षा दर्शन का आधार था। ऑप्शन है ए वेदांत, बी जैन दर्शन, सी वेदांग, डी सांख्य दर्शन। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए वेदांत। श्री अरविंदो के संदर्भ में वो वेदांत से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे कि स्वामी विवेकानंद प्रभावित रहे हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के वेदांतिक समन्वय का श्री अरविंदो पर काफ़ी विशेष और गहरा प्रभाव पड़ा। मैजनी तथा गैरीबाल्डी के जीवन चरित्र का भी उन पर काफ़ी गहरा असर था। उन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए वहाँ की साम्राज्यवादी व्यवस्था का आलोचना किया था और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन, द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, तो ये सब फैक्ट हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की भी स्थापना की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। श्री अरविंदो ने शिक्षा संबंधी अपने विचारों को साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकाशित किया। इसके अनुसार शिक्षक का प्रमुख साधन क्या है। ऑप्शन है ए चित्त, बी मानस, सी बुद्धि एवं ज्ञान, डी ये सभी। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। का सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात कर्मयोगिनी जो उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी उसके अनुसार शिक्षक का प्रमुख साधन चित्त, मानस, बुद्धि एवं ज्ञान ये सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है। श्री अरविंदो के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन से सिद्धांत शामिल हैं। ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम रुचिकर हो, बी भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास केंद्रक हो, सी आकर्षक हो, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी तत्वों को वो एक पाठ्यक्रम निर्माण में शामिल करना चाहते थे। यानी पाठ्यक्रम रुचिकर हो, भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास से युक्त हो, आकर्षक हो। तो वो उनके जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो शारीरिक विकास एवं शुद्धि, ज्ञानेंद्रियों का विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। और उन्होंने उनके जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसके अनुसार पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए, उन विषयों का समावेश हो जिससे बालक का भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में पूर्ण विकास हो और जीवन की क्रियाशीलता जिसमें शामिल हो, क्रियाशीलता का गुण जिस पाठ्यक्रम में शामिल हो, वो सारे तत्व पाठ्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय दार्शनिक ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऑप्शन है ए गांधी जी, बी टैगोर, सी श्री अरविंदो, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री अरविंदो। तो उनके जो माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जो प्रमुख जो विषय उन्होंने शामिल किए उसमें चित्रकला भी शामिल था और अन्य विषय में जैसे गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, चित्रकला, ये सारे विषय श्री अरविंदो की जो शिक्षा योजना है उसके पाठ्यक्रम में शामिल विषय रहे हैं। ये इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार क्या है। ऑप्शन है ए वेदांतवाद, बी सांख्यवाद, सी प्रकृतिवाद,
डी आदर्शवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदर्शवाद। यानी गांधी जी अपने जो उनकी जो शिक्षा प्रणाली जिसको वो लागू करना चाहते थे वो आदर्शवाद के काफ़ी करीब थे। यानी उनके दर्शन का आधार आदर्शवाद है तथा प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद मात्र उसके सहायक हैं। गांधी जी का दर्शन, उनका जो शिक्षा दर्शन था वह बालक की प्रकृति पर पूरा ध्यान देता है, इसलिए वह प्रकृतिवादी भी हैं। क्योंकि दर्शन बालक को उसकी रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्रिया करके सीखने पर बल देता है, अतः वह इस अर्थ में प्रयोजनवादी भी हैं। तो और वे बालकों को सत्य और अहिंसा का अमर पाठ भी पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं, इस वजह से उनके दर्शन का आधार आदर्शवाद है। ये इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ संबंधित तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है वह एक किताब है जिसका नाम है ऑप्शन ए हरिजन, बी अनटू द लास्ट, सी सर्वोदय, डी सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनटू द लास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने समय में गांधी जी के शिक्षा दर्शन को किस अलग नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए नई तालीम, बी बुनियादी शिक्षा, सी सर्वोदय, डी ये सभी। तो उनके समय में शिक्षा दर्शन को एक अलग नाम से जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई तालीम। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा को किसने खोज के नाम से पुकारा है? ऑप्शन है ए विजय केलकर, बी काका कालेलकर, सी डॉक्टर राधाकृष्ण, डी जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काका कालेलकर, जिन्होंने गांधी जी की शिक्षा को खोज के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, हम गांधी जी को आदर्शवादी कह सकते हैं तो किस आधार पर कह सकते हैं कि वो आदर्शवादी थे? ऑप्शन है ए वे मानते थे कि सत्य परम पूज्य है, बी उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया, सी उनके विचार से शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है, डी वे शिक्षा की सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे। यानी वो शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे। तो कि इसमें से किन आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि गांधी जी आदर्शवादी थे या उनका जो विचार था, उनका जो दर्शन का जो आधार था वह आदर्शवाद था? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। वे मानते थे कि सत्य परम पूज्य है, तो सत्य और अहिंसा के आधार पर और उनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति को प्राप्त करना था, तो इस वजह से वो आदर्शवादी थे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर टैगोर, गांधी तथा अरविंदो समान रूप से विश्वास रखते थे? यानी तीनों की विचारधारा में समानता थी। किस विषय पर? ऑप्शन है ए आत्मनिर्भरता, बी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सी बच्चों का सामाजिकरण, डी राष्ट्रीय चरित्र। तो इसका सही उत्तर है ए आत्मनिर्भरता। यानी इनकी शिक्षा दर्शन का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना था, एक सशक्त मानव का निर्माण करना था जो दूसरों पर आश्रित न हो, जो अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए स्वयं भी सक्षम हो, ऐसे समाज का निर्माण करना इनका उद्देश्य था। टैगोर, गांधी और अरविंदो
की शिक्षा व्यवस्था का। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन है ए अंतर्जात पूर्णता को उद्भाषित करना, ऑप्शन बी आध्यात्मिकता एवं विज्ञान का एकीकरण, सी राष्ट्रीय चरित्र विकसित करना, डी सामाजिक प्राणी के रूप में युवा छात्रों को विकसित करना। तो इसका सही विकल्प हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर्जात पूर्णता को उद्भाषित करना। इनके विवेकानंद की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि यह संकीर्णतावादी विचारधारा से संबंधित है और यह समाज को बांटता है, समाज को ऊंच नीच, छोटे बड़े, गरीब अमीर की बेड़ियों में जकड़कर रखना चाहता है। इस वजह से वो अंतर्जातीय पूर्णता को उद्भाषित नहीं करना चाहते थे। एक अगला प्रश्न है, एक विचारधारा के रूप में लोकतंत्र इस आधार वाक्य पर आधारित है, यानी लोकतंत्र से संबंधित कुछ वाक्य हैं। ऑप्शन है ए व्यक्ति के सत्य निष्ठा की रक्षा हर हालत में की जानी चाहिए, ऑप्शन बी व्यक्ति की अपेक्षा समूह का महत्व अधिक है, सी व्यक्ति के विचार राष्ट्र का महत्व अधिक है, और डी राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति को हर हालत में अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए व्यक्ति के सत्य निष्ठा की रक्षा हर हालत में की जानी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को उसके जीवन की रक्षा के लिए अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए, और यदि कोई सत्य के मार्ग पर अग्रसर है तो उसकी रक्षा हेतु पर्याप्त वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक होता है, अपेक्षित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय लोगों के लिए समग्र शिक्षा की धारणा को प्रस्तावित किया है? ऑप्शन है ए गांधी जी, बी टैगोर, सी विवेकानंद, डी अरविंदो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरविंदो। अरविंदो ने भारतीयों के लिए समग्र शिक्षा की अवधारणा को तैयार किया है, और उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, उनकी जो शिक्षा दर्शन था, उसमें उनके शिक्षा के अर्थ में वो भारत में जो परंपरागत शिक्षा थी, जो प्रचलित शिक्षा थी, उसका वो घोर विरोध करते थे, और वो कहते थे कि भारतीय शिक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन आना चाहिए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जो बच्चों के मस्तिष्क, आत्मा, चरित्र को राष्ट्र की जरूरतों के अनुरूप तैयार करे, ऐसी और कर्मठ नागरिक बनाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। और सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत्र नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। ये अरविंदो की समग्र शिक्षा की जो अवधारणा से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक हितों को बढ़ावा दे सकते हैं? शिक्षा को सभी वर्गों तक ले जाने, पहुंचाने और उसका सार्वभौमिकरण करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। और जैसा कि सबों को ज्ञात हो कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात शिक्षा के अधिकतम प्रचार प्रसार के लिए दोनों ही सरकारें, जो केंद्र स्तर की सरकार है और जो राज्य स्तर की सरकार की व्यवस्था हमारे देश में है, वो दोनों ही सरकारें शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करती हैं। इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना जाता है, और इसमें
प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक हितों को बढ़ावा किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों को अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 46 में यह व्यवस्था की गई है, जिससे कि सभी जो ST SC या OBC जो कम्युनिटी है उनके शैक्षिक उत्थान के लिए काम करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र में राष्ट्रकर्ताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए रैमजे म्योर, बी RM मैकइवर, सी हंसा मेहता, डी हंसा कोहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हंस कोहन। हंस कोहन का यह विचार है कि राष्ट्र में राष्ट्रकर्ताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक है। अगला प्रश्न है, नारियां भी मनुष्य हैं, अतः उन्हें भी पुरुषों के समान पूर्ण विकास का अधिकार है, यह कथन किसका है? यानी समाज में समानतावादी विचारधारा की स्थापना करने के उद्देश्य से नारियों को भी पुरुषों के तुल्य हर क्षेत्र में स्थान मिले, उनका सशक्तिकरण हो। तो इसको दर्शाता है यह विचार। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी S राधाकृष्णन, सी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है, यहाँ सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्रीमती हंसा मेहता का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीमती हंसा मेहता का यह लोकप्रिय कथन है कि नारियों को पुरुषों के समान पूर्ण विकास का अधिकार है, वे भी मनुष्य हैं। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी द लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है ए टैगोर द्वारा, बी विवेकानंद द्वारा, सी श्री अरविंदो द्वारा, डी गांधी जी द्वारा। तो यह प्रसिद्ध पुस्तक श्री अरविंदो की है और इसके लिए सी सही विकल्प है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें लाइफ डिवाइन, द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, ये प्रमुख रचनाएं श्री अरविंदो की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र में राष्ट्रकर्ताओं का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहिर्गामी कारक है, इस कथन को आप किस दर्शन पर आरोपित करेंगे? तो ऑप्शन है ए मार्क्सवाद, बी पूंजीवाद, सी फासीवाद, डी समाजवाद। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी समाजवाद। अर्थात समाजवादी व्यवस्था में जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग का अधिकार समाज के सभी लोगों पर होता है, चाहे वो जिस वर्ग के हों। और जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहाँ पर समाज में जो संसाधन उस राष्ट्र में व्याप्त होते हैं उस पर किसी निजी कंपनियों का विशेषाधिकार होता है, उसका वे उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए सक्रिय, ऑप्शन बी मूर्त, सी पराधीनता, डी प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पराधीनता। अर्थात ब्रूनर के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी गई हैं उसमें सक्रिय, मूर्त और प्रतीकात्मक जैसे तत्व शामिल हैं। इसमें पराधीनता की विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी श्री अरविंदो,
सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। वो प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक थे, जिसके बारे में अभी हमने काफ़ी सारे तथ्य बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी टैगोर, डी श्री अरविंदो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखकों के नाम हैं जिनका मिलान करना है, और नीचे उनसे संबंधित कुछ विकल्प दिए गए हैं जिनका चयन आपको करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इस दृष्टिकोण से गीतांजलि की रचना किसने की है? गीतांजलि की रचना यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह गांधी जी की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है, और जबकि द रिपब्लिक यह प्लेटो की रचना है। तो इस दृष्टिकोण से बी नंबर ऑप्शन इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से श्री अरविंदो द्वारा सर्वाधिक समर्थित विधि क्या थी? तो ऑप्शन है ए क्रिया विधि, बी चरणबद्ध विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी या प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चरणबद्ध विधि। यहाँ ध्यान रहे कि श्री अरविंदो शिक्षण की क्रम विधि, जिसे हम चरणबद्ध विधि भी कहते हैं, उसको उन्होंने सर्वाधिक समर्थन दिया है इस विधि को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।